परिवर्तन किसके लिए है? क्या सत्ता के लिए है, बाबूलाल जी के लिए है, या फिर आम जो जनता है उनके लिए है? क्या प्रयास है आप लोगों की तरफ से? देखिए, परिवर्तन झारखंड के आम जनों के लिए है। गांव गरीब जो गुरुवार रहते हैं उनके लिए है ये परिवर्तन। जी। क्योंकि उनके जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी, तब तक यानी काम इसको कह सकते हैं कि अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई झारखंड में परिवर्तन हो, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, ये सबसे बड़ी जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हेमंत जी अच्छे से सरकार चला रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी को बहुत जल्दी है और खास करके बाबूलाल मरांडी जी को कि कैसे मुख्यमंत्री का पद जो है मिल जाए, इसलिए परिवर्तन यात्रा चलाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी को कोई जल्दीबाजी नहीं है और न बाबूलाल मरांडी को जल्दीबाजी है। जी। जल्दीबाजी होता तो आप देखते कि भाई पहले कुछ और हो गया होता। बिल्कुल। हम सब लोग तो उस 5 साल अब पूरा हो रहा है, अब तो चुनाव का ही वक्त आ गया है। इसलिए ये कहना कोई जल्दीबाजी है, हाँ, उनके लिए लगता है कि यह बहुत कम समय है। अब कम समय का कैसे अपना व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में लगाया जा सके, उसमें से पूरी समय ये लोगों ने लगा रखा है। और इसलिए जब उनको लगता है कि अब समय इतना जल्दी क्यों समाप्त हो रहा है, 5 साल इतना जल्दी क्यों पूरा हो रहा है, इस कारण से लोगों में अब थोड़ा सा छटपटाहट दिख रहा है। इसलिए आप देखते होंगे लगातार ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं भी हो सके तब भी उस बात को लेकर के हल्ला करते रहो कि हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि ये सब काम तुरंत हो नहीं सकता, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन तब भी, और उसका मैं एक उदाहरण कह सकता हूँ, जैसे पिछले दिनों उत्पात सिपाही में लोगों की दौड़ कराई नौजवानों जी। भाई उनको पता है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगी। अगर थोड़ी देर के लिए दौड़ पूरी भी हो जाएगी, फिर लिखित एग्जाम होगा, कुल मिलाकर के बहालियाँ हो नहीं पाएगी, तो फिर इतनी उस गर्मी में अफरा तफरी करने की जरूरत क्या थी? ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो एटलीस्ट एग्जाम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है तब भी कर दे रहे हैं कि भाई किसी तरीके से एग्जाम हो जाए। आप लोगों के ऊपर बोला जा रहा है कि आप लोग ना जेपीएससी ले पाए, जेएसएससी का जो वैकेंसी है आपके रीजन में निकाला गया, एग्जाम इन लोग करा रहे हैं। मैं पहली बात कहूँगा, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ ये विषय नहीं है, उसका उत्तर नहीं हो सकता है। भाई अगर इस वक्त जो गड़बड़ी हो रहा है उसका इनको जवाब देनी चाहिए। और लड़कों ने खुल करके जी इस बार की जो 21-22 की बताया कि नेट बंद हो गया था, फिर लड़कों ने खोल करके, हमसे भी बच्चे लोग मिले थे और उन लोगों ने दिखाया हमें बाज़ाब्ता कि भाई पिछले जो प्रश्न पत्र था उसको फिर इसमें उतार दिया गया ताकि चोरी कराने में आसान हो सके बताने में, और फिर किस प्रकार से चोरी कराया जा रहा था उसका भी सबूत बच्चों ने दिखाया। जो बच्चे कहीं से मोबाइल से बात कर रहे हैं उसके आंसर को लिख रहे हैं, जब लोगों ने देखा उनसे पूछा तो उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया बच्चों ने, फिर उसका पूरे वीडियो बनाया हुआ है, फिर उसको भी देखा कि हाँ उस क्वेश्चन का ही वो आंसर है, और उसके बाद बच्चों ने विरोध किया, फिर गवर्नर को भी लिखित में दिया, हमें भी आकर के लोगों ने दिया था, सरकार से भी लोग मांग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतनी सारे प्रूफ है, प्रमाण है, तो हमारा कहना है जब पता ही है कि भाई इतना जल्दी कुछ हो नहीं सकता है तो इतनी वो हड़बड़ी क्या दिखा रही थी। तो इसलिए हमने कहा कि हम लोग तो बिल्कुल इत्मीनान से हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में 5 साल पर ही चुनाव होता है, 5 साल के बाद ही जनता को सरकार को चुनने का नया अवसर मिलता है। लेकिन उनको लगता है कि 5 साल थोड़ा कम हो गया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। वो तो बोल रहे हैं कि उनको आप लोग काम ही नहीं करने दिए, डे 1 से सरकार गिराने की। अरे वो काम करे तब, नहीं तो कमाने में लग गए थे ना शुरू से ही। हमने तो पहले भी, आपको याद होगा, मैंने जिस समय साहेबगंज गंगा नदी पर जहाज की दुर्घटना हुई
उसे 1 साल पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और हमने कहा कि देखो यहाँ पर इलीगल सब पत्थर की खुदाई हो रही है, पत्थर की ढुलाई हो रही है, इलीगल जहाज चल रहा है, कभी भी ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जगह भी गलत है, इसलिए आप इसको बंद करें। लेकिन उन्होंने कुछ संज्ञान नहीं लिया, हमें तो एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया कि हाँ आपका पत्र मिला, इतना भी एक्नॉलेजमेंट नहीं तो दिया। आप सर पत्र भी तो मतलब सैकड़ों लिख देते हैं अरे ना, उससे कितना क्या पत्र? अंतर पड़ता है भाई, सैकड़ों लिखे, आखिर हम लोगों का काम क्या है? सरकार का काम है काम करना, हमारा काम है सरकार को सूचना देना, जानकारी देना। जो काम नहीं होता है पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक पे 10 तो आवेदन देते हैं, तो क्या करें? हम तो सरकार है ही नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम तो पत्र सरकार को ही लिखेंगे ना, संबंधित विभाग को लिखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि मैं कह रहा था कि भाई अगर ये काम करते जी तो फिर ये दिन उनको देखना भी नहीं पड़ता। तो ये कमाने में जब लगे तब लगा कि भाई हमने समय समय पर सचेत करते रहे, पत्र लिखते रहे, तो उस पर वो संज्ञान लिए होते तो शायद स्थिति कुछ और होता। सर एक सवाल ये है कि आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है और आपके बीच एक वैकम ने जगह ले ली। अब आपको लग रहा है कि आप उस कुर्सी के नज़दीक हैं, बैठने वाले हैं, इस तरीके की तैयारी है आपकी, जनता का समर्थन मिल पा रहा है? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई डेमोक्रेसी में पता होता है कि भाई लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता, जो कि देश में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम या दल आधारित दल चुनाव लड़ती है, फिर दल तय करती है, दल के जो विधायक है वो तय करते हैं कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए मुझे इस बात को अच्छी तरह से पता है, इसलिए इस पर मैं कोई परेशान रहता हूँ या फिर मैं कोई अलग प्रकार की सोचता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर सोचता हूँ क्योंकि मैं इस राज्य के एक नागरिक होने के नाते जी कि भाई राज्य में विकास का काम हो, आम लोगों के जीवन में जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सके उतना हम करा सके, उसके लिए हमें पहल करना चाहिए और पहल करते हैं उसके लिए, लगातार घूमते भी रहते हैं। आप जहाँ कहीं से भी समस्याएं मिलती है तो सरकार या संबंधित विभाग या पदाधिकारी को हम लिखित में भी मौखिक में भी हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। करना तो उनको होता है, हमें तो नहीं करना है। आप सर चूँकि खुद दल का जिक्र आपने किया और आप ये बोल रहे हैं कि पार्टी को तय करना होता है, एक चर्चा ये चल रही है चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद कि बाबूलाल जी का जो है कंपटीशन पार्टी के भीतर ही पहले बढ़ गया है। क्या ये वाकई में सही है और क्या ये भी सही है कि आप नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन पार्टी ज्वाइन करें? देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी, हम तो हर हमें चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो जी और लोग दल के साथ जुड़े। हम क्यों चाहेंगे कि भाई, हम तो हर कोई पार्टी, अभी पार्टी की सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा है अब तो और पहले भी सदस्यता हुआ था तो उस समय भी देश में सबसे अधिक जी यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। तो अगर हम सब लोग दरवाज़ा बंद करके रखेंगे तो फिर बड़ी कैसे होगी? इसलिए हम लोकतांत्रिक दल हैं तो दल में लोग आएंगे और हम लाते हैं, लाने की भी कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी तो क्या देख पा रहे हैं? एक जो मैया ये जो योजना शुरू किया गया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार के द्वारा, हालांकि इसको लेकर के क्रेडिट की लड़ाई भी चल रही है। अब आपकी पार्टी में चले गए हैं चंपई दा, लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि भाई ये योजना तो मेरी योजना है। अब हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो आभार यात्रा भी निकाल रही है, कल्पना मुर्मू सोरेन, बेबी देवी और दूसरे कई मिनिस्टर जो हैं वो घूम रहे हैं। कल्पना जी चेहरा हैं एक तरीके से। क्या ये लोग भारी पड़ रही हैं? बाबूलाल जी क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने देखा होगा कि जी जैसे मैंने पहले कहा कि इतनी हड़बड़ी में आए व्यक्ति, जी एक तो आज उन्होंने 2 महीना से इस योजना को चलाई, जी तो इससे अब हर झारखंड वासियों को संदेह होता है कि भाई ये योजना इनका कब तक चलने वाला है, आगे इसको कंटिन्यू रखेगी, इसकी क्या गारंटी है? या आप लोग सवाल पूछने लगे।
और उसका कारण साफ है कि इन्होंने पहले ही कहा था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, नहीं पूरा किया उन्होंने। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो वृद्ध है, जो दिव्यांग है, विधवा है, ऐसी महिलाओं को या ऐसे लोगों को यानी क्या कहते हैं 2,500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। इन्होंने कहा था कि माँ बहनों को चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे। आज भी बेचारे लोग प्रतीक्षा कर रही है माँ बहने कि भाई चूल्हा खर्च मिलता। आप तो 5 साल में भी इकट्ठे जोड़ के देते तो 1,20,000 रुपया हो जाता, तो भी नहीं किया। तो ऐसी इन्होंने लड़कियों के लिए कहा था कि लड़कियों की शादी होगी तो एक सोने के सिक्का देंगे। इतना कुछ घोषणा कर रखा था और एक भी घोषणा को वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया था। आप लोग ये संदेह की नजरों से लोग देख रहे, भाई चुनाव आ रहा है, अक्टूबर में घोषणा होगी, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, तो 2-3 महीना दे करके आगे देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये आम जनता झारखंड की या माँ बहनी इस प्रश्न को आप वो पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल खड़ा को ये है। और उसी में मैं कह रहा था कि आगे आपने देखा होगा कि भाई आप कल्पना जी खूब घूम रही है जी, तो कई आपके सारी के मित्र लोगों ने कहा कि भाई इतना घूम रही है तो बहुत घूम रही है। हमने कहा कि स्वाभाविक है, चूंकि हेमंत सोरेन जी ने इतनी गड़बड़ कर रखा है, हेमंत सोरेन जी को पता है कल हो करके हो ना हो एक बार जेल तो गई, ये बेल पर है, और किसी केस में सजा हो गई तो फिर अपने परिवार के लिए कुर्सी तो सुरक्षित करे, तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा लॉन्च कर रखे हैं और उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। जो मैंने काफ़ी उस पर सोचा समझा तो मुझे लगा यार इस पर क्या है, तो हमसे कई लोगों ने चर्चा की। मतलब बाबूलाल जी ये बोल रहे हैं कि फिर से जेल जाना पड़ सकता है हेमंत जी को? नहीं, मैंने कहा कि जेल जाना भी पड़ सकता है। और जब से हमने कहा कि इतनी सारे केस है, इतनी सारे गड़बड़ किए हुए, उनको खुद को पता है। और जब आदमी को खुद को पता रहता है कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या होने वाला है, सजा होने वाला है या हो सकता है, तो फिर पहले से ही परिवार में आदमी को तैयार करके रखो। इसके लिए भी तो जिम्मेदार आप लोग ही हैं ना सर। उन्होंने तो बकायदा चंपई सोरेन को आगे किया, अब जिसको परिवार से बाहर आगे किया उन्होंने, उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। अब तो परिवार ही उनके पास ऑप्शन है। मैं कह रहा ना ऑप्शन की बातें नहीं। अब वो जब निकले जेल से और तुरंत उनको हटाया तो बेचारा वो दुखी तो होंगे ही। भाई जो उनके बाबूजी के साथ, पिताजी के साथ झारखंड आंदोलन में साथ रहे और कोई कारण नहीं था। एक होता ना कि वह बहुत बड़ा उनके ऊपर कोई आरोप था तो हटाते तो कुछ समझ में आता, कुछ भी नहीं था। चूंकि इनको लगा कि भाई उनके रहते और हम बाहर में रह करके हम कैसे काम कर सकते, तो मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर उनसे त्यागपत्र करवाया और अपने फिर से मुख्यमंत्री बने। और बेचारा दुखी हो करके क्या करेंगे? अब दुखी हो करके वहाँ से निकले। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोबेन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन उम्र के इस पड़ाव में अगर दल को छोड़ करके दूसरे दल में आते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं कसक बहुत अधिक है। सर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जो खबरें हैं उसके मुताबिक चंपई सोरेन की डील ही यही हुई है कि सरायकेला सीट भी मिलेगी उन्हें और घाटशिला जो उनके बेटे हैं, आप ही के नाम के हैं, बाबूलाल सोरेन ही नाम है उनका, तो खबरें तो यही है कि दोनों को टिकट मिलनी है। क्या बाबूलाल जी ये अभी बोलने की स्थिति में हैं कि वो बोल रहे कि नहीं बाप बेटा में से किसी एक को टिकट नहीं? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई परिवारवाद वो नहीं होता है जी। परिवारवाद क्या होता है? पार्टी उस परिवार से ही संचालित होता है। अरे एमएलए एमपी तो कोई भी अगर किसी के घर में किसी के बेटा किसी के बहू अगर पॉलिटिक्स में है, काम कर रहा है, उस योग्य है तो बनते ही हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हुए। एमएलए भी है, एमपी भी है, मंत्री भी है, ऐसा सब कुछ आपको मिलेगा आपके। लेकिन परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये दल उसके इर्द गिर्द ही चलता है। अब जैसे आज कांग्रेस आई है जी, वो बिल्कुल नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही चलता है, उससे बाहर वो सोच नहीं सकते। बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, उस परिवार से बाहर वो सोच नहीं सकते। सबको पता है अगला कौन अध्यक्ष हो सकते इसके बाद।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में लोगों को पता है कि भाई अगला अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, किसी को कोई इसमें दुविधा नहीं है। इसको परिवार है, साउथ में भी कई पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसलिए हमने कहा कि परिवारवाद को हमें समझना पड़ेगा कि हम सबको, किसी के बेटा और पत्नी को अगर चुनाव लड़ रहे हैं उसके योग्य है, तो वो परिवारवाद नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टी को संचालित नहीं करते हैं। आप जिस ओर इशारा पार्टी कर तो रहे हैं हमारे कार्यकर्ता संचालित करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज जिला में आप जाइए तो आपको आधा दर्जन जिला के अध्यक्ष मिलेंगे पूर्व के। आप प्रदेश में भी आप देखेंगे आधा दर्जन पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। जी। राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे तो आधा दर्जन मिलेंगे। पता नहीं कल होकर के कौन बनने वाला है। वैसे ही अगर देश के रेस में भी देखेंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद लगा अडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद लगता था कि पता नहीं क्या बीजेपी में कौन आएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, फिर प्रधानमंत्री बने, अब तीसरे बार बने। अब इसके बाद रोज आप देखते होंगे मीडिया में चर्चाएं होती है, भाई इसके बाद कौन होंगे। आप देखते होंगे सीरियल से कई एक नाम की चर्चाएं होने लगती है, तो कोई परिवारवाद तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो इसलिए मैंने कहा कि परिवारवाद की थोड़ी सी परिभाषा को आप सब लोगों को दुरुस्त करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि 2019 में जो मैंडेट मिला, बीजेपी के खिलाफ आया, हेमंत जी सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने। एक जो बड़ी वजह रही उस चुनाव में, खास करके ग्राउंड पे जब हम लोग जाते थे कवर करने, तो ये जो आदिवासी विरोधी नीति या तो आपकी रही या नहीं रही, लेकिन परसेप्शन उस तरीके का बना। और उस दौरान आप भी, जब जेबीएम आपका अस्तित्व में था, आप भी विरोध कर रहे थे बीजेपी की उन नीतियों का। खास करके आपको सीएनटी एसपीटी में जो संशोधन का जो जिक्र हुआ, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने, जब आप जेबीएम में थे और जेएमएम को जब बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी ये कर रहे थे, अब जबकि आप बीजेपी का हिस्सा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माना जाता है कि आप ही चेहरा हैं, भले ही घोषणा नहीं हुई है, तो क्या आप ये अश्योर करेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है तो वो जो नीतियां 2014 से 19 तक जिसका विरोध आपने किया, अब जबकि बीजेपी का आप हिस्सा हैं, उसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको किनारे करके चलेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि 2014 और 19 के बीच में चर्चाएं जरूर हुई जमीन को लेकर के, लेकिन वास्तव में अगर हम कहें सीएनटी और एसपीटी एक्ट में या ट्राइबल की जमीनों की जितनी लूट हुई है कांग्रेस के राज में, उतना तो आज तक कभी नहीं हुआ, और उसी का आज तक दांस लोग झेल रहे हैं। अब उस समय बड़े बड़े खदान खुले, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े कारखाना खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं मिला लोगों को, आज भी लोग भटकते रहते हैं। तो उसके लिए बीजेपी कहाँ से जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी उसके लिए कहाँ जिम्मेदार है? उस वक्त तो आप भी मानते थे। वही बात मैं क्या कह रहा कि भाई परसेप्शन को जिस ढंग से बिल्ड किया गया, पॉलिटिक्स में तो सर परसेप्शन का ही तो वही बात मैं कह रहा हूँ जी। और आज मैं कह सकता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में भी देखेंगे तो आजकल अगर आप रांची ही देख लीजिए जी, रांची के आसपास देख लीजिए, जितना जीएम लैंड था, जीएम लैंड छोड़ दीजिए, उससे आगे भी जो ट्राइबल लैंड भी है, जो सेलेबल नहीं है, जो सेल नहीं होता है जी, उसका भी कागजात में फर्जीवाड़ा करके उसको भी लोग बेच रहे हैं, और हेमंत सोरेन के राज्य में बिक रहा है। तो ये हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है, सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत है। और अब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पहले पूरी तरह से हेमंत सोरेन को या जेएमएम को सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला था, अब तो पूरे 5 साल मिल गया। अब उनके पास कोई यानी ऐसी कारण नहीं है अब बताने को कि भाई आपने उसको क्यों नहीं ठीक किया। अब तो सारे लोग देख रहे हैं, अब रांची के आसपास भी देखे, कई लोग मिलते हैं हमसे भी, हम भी कई जगहों पर हम गए हैं, चाहे काके हो, चाहे आपका बजरा हो, सब जगह मैंने देखा है लोगों की, वहाँ के आदिवासियों के साथ क्या हालत हुई। उसकी जो जीएम लैंड है, गांव के लोगों के नाम बंदोबस्त होनी चाहिए, लेकिन वो भी कोई बाहर से लोगों को ला करके उनके नाम से बंदोबस्त, बड़े बड़े दीवारें खड़ी कर दी गई। और पिछले दिनों जब ईडी जांच किया कि एक जगहों की, तो आपने देखा कलकत्ता तक में जा करके लोगों ने कागजात बनाए जा रहे हैं। सर, आपसे फॉलो अप, और हम लोग तो सवाल पूछते ही रहते हैं। एक हम लोगों ने प्रयास ये किया है
कि जो हमारे इस कॉन्क्लेव का जो हिस्सा हैं, चाहे वो सीधे जो जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं सामने वो, या फिर जो ऑनलाइन हैं, हम लोग प्रयास ये किए हैं कि कुछ सवाल आपसे लिए जाएं। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ सवाल लिया जाए, जो आपकी व्यस्तता भी है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 2-4 सवाल बिल्कुल, कोई सामने से सवाल करना चाहते हैं तो हाथ खड़े करें। और ये रुकिए, ये इधर देखिए। अच्छा, ये इनका क्या सवाल है? माइक दे दीजिए इनको। छोटा सवाल रखिएगा, क्योंकि सर का सवाल भी सिर्फ पूछिए, कार्यक्रम अपना आगे है। ओपिनियन मत रखिए, सवाल सिर्फ पूछ लीजिए। सबसे पहले मैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी सर को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले स्वागत कीजिए सर के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत। अरे सवाल पूछिए, सवाल सर सवाल सर, जैसे झारखंड के में नया जो कि विकास के लिए जो है वो क्या हो सकता है सर? झारखंड जो अभी है ना, जिस प्रकार से हम लोग उम्मीद जो लगाए हुए थे, जो कि 24 साल बने हुए हो गया है, वैसा हम लोग 8 साल से जो तैयारी कर रहे हैं सही प्रकार से जो कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपकी सरकार जो कि आने वाली जो भी सरकार बनेगी तो उम्मीद कैसा होना चाहिए सर? जो क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा अनिल दांगी सर। सर, ये अनिल दांगी जी हैं। मैं बता दूं, ये जो बगल में झोला लेकर चल रहे हैं, इसमें कागजात है। इनकी नौकरी शिक्षक में हो चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर इनके घर तक नहीं जा पाया और इसलिए इनको मौका नहीं मिल पाया और पिछले 6 महीने से ही सभी के दरवाजे भटक रहे हैं और इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। चलिए दांगे जी, चलिए बैठिए, ठीक है। चलिए, आपने प्रश्न अच्छा ही पूछा और एक प्रश्न में कई एक विषय उसमें छुपा हुआ है। तो मैं सामान्यतया लोगों को कहता हूं कि विकास का जो भी प्रक्रिया होती है, उससे जो काम होता है, उसमें से एक सरकार के जिम्मे जो पहला काम होता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। जैसे हम सब लोग बोलते हैं ना कि झारखंड में बड़ी अच्छी सुंदरता है, प्राकृतिक मनोरम दृश्य है, पर्यटक यहाँ लोग आ सकते हैं। लेकिन पर्यटक जब भी आते हैं या खुशी मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उसको पहला शर्त होता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और सरकार को ये प्रयास होने, क्या कहते हैं, माने भयमुक्त हो करके वो विचरण कर सके, कहीं रह सके। तो सामान्यतया झारखंड की वो स्थिति, जो भी कारण रहो, मैं उसको किसी एक के कारण ये नहीं कह रहा हूँ, तो वो इस प्रकार के वातावरण अभी तक नहीं बन पाया है। दूसरा होता है कि उसके साथ ही जोड़े, उसमें उद्योग धंधे भी जोड़ता है, बाकी सब कुछ। एक तो बिजली होनी चाहिए ठीक ठाक, सड़कें होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा, पानी होनी चाहिए, फिर बुनियादी सुविधा में स्वास्थ्य और शिक्षा, इसकी भी व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण बता दूंगा तो आप समझने में आपको सुविधा होगी। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर खास करके संथाल परगना से मेरा लगाव अधिक जुड़ाव था, जो कि वहाँ से हम MP बने थे पहली दफ़ा। तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तो हम चाहते थे वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बने। तो हमारी प्रयास थी सरकार ने प्राइवेट ही बनावे। उसका अलग कहानी, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो कई लोग आए देश भर से, जो लोग खास करके मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। तब उन लोगों को हमने कहा कि आपको फ्री में जमीन देंगे, आप बिल्डिंग बना लें तो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आपको दे देंगे, यानी उसमें जो भी जितना सामान लगते हैं मेडिकल में। तो उन लोगों ने हमको कहा कि भाई उधर तो हम लोग नहीं जाएंगे, आप इधर ही करिए, इधर दीजिएगा। तो हम बोले यहाँ तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि यहाँ तो था ही, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, ये सब जगहों पर सुविधाएं। तो उन लोगों ने हमको क्या कहा कि अगर आप संथाल परगना के विकास चाहते हो तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कम से कम +2 तक की। तभी आपको अच्छी फैकल्टी, आपको इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी, डॉक्टर या इंजीनियर, कोई इंस्ट्रक्टर या जो भी होता है प्रोफेसर, वो तभी आएंगे वहाँ पर। बिल्कुल तो सर, कहने का अर्थ मेरा इतना ही कि ये तो एक तो बुनियादी चीज़ों को ठीक करना। तो ये कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार रहे, इस बात को ठीक करना। मैं जरूर कहूँगा कि बीजेपी को अवसर मिलेगा, और जब हमें भी अवसर मिला, बाद में भी अवसर मिला, और इसलिए आपने देखा होगा कि सड़क पर, पुल पर, बिजली पर काफ़ी इन्वेस्ट हुआ और काम भी हुआ, गाँव तक पहुँचा भी है। जो हमारे उम्र के लोग होंगे तो उनको गाँव की पता है उस समय की, तो आज ये हुआ। दूसरी मैं कहूँगा कि रोजगार के क्षेत्र में बोले, अभी जो लड़के लोग आंदोलन करते हैं,
दुर्भाग्य है झारखंड की। भाई जैसे यूपीएससी में समय से एग्जाम भी होता है, रिजल्ट भी होता है और परिणाम सब कुछ हो जाता है, और जॉब में भी बच्चे चले जाते हैं। सरकार चाहे तो झारखंड में भी उसको कैलेंडर को बना सकती है, और फिर उस हिसाब से आप प्रत्येक साल नियुक्ति करिए, कोई झंझट नहीं होगा, समय पर रिजल्ट हो। बल्कि आप जो लड़के पास करते हैं, नहीं भी पास करते, 100% बच्चों के रिजल्ट को आप ऑनलाइन करवा दीजिए। सर समस्या ये है ताकि बच्चे लोग देख सके कि हमने मेहनत किया, उस अनुपात में हमको नंबर आया कि नहीं आया। अब तो अमर सीट वगैरह भी टेक्नोलॉजी में बहुत आसान हो गया, लेकिन पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है सरकार या आयोग क्यों भागती है इस सब कामों से। आज तक हमको ये समझ में नहीं आया। सर ऑनलाइन भी सवाल कुछ आ रहे हैं, राजीव कुमार जी लिख कर भेज रहे हैं। इनका एक लाइन में समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो ये, और मैं इस बात को आज बोल रहा हूँ, अगर सरकार बनेगी तो हम इस राज्य ही नहीं देश को बता देंगे कि आयोग कैसे काम करता है। ट्रांसपेरेंसी, भाई हम बच्चों की टैलेंट को हम बर्बाद कर रहे हैं इस व्यवस्था में, और दूसरी करप्शन की बुनियाद को हम वहीं डाल रहे हैं। अगर आज बच्चे पैसे देकर के जॉब पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो आज बच्चों में अविश्वास है सरकार के प्रति, संगठन के प्रति। संगठन मतलब आयोग के प्रति, जेपीएससी है या जेएससीसी है। तो इसको ठीक करना जरूरी है। हम इतना जरूर विश्वास दिलाएंगे, यहाँ बच्चे लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी तो जितना काम आज मैं बोल रहा हूँ उतना काम करा करके हम दिखाएंगे। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि अगर एक सर 2 सवाल आया है ऑनलाइन, पहले मैं पूछ दे रहा हूँ, उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर की विधायक है वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। सवाल सर राजीव कुमार जी ने लिख कर, पब्लिक को छोड़ दीजिए। हाँ अभी पब्लिक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। राजीव कुमार जी सर 2 सवाल लिखकर भेजे हैं और साथ में लिखे हैं कि अस्वस्थ हूं इसलिए नहीं यहाँ आ सका, लाइव देख रहा हूं। हालांकि शिल्पी जी को जवाब देना है, वो सरकार की हिस्सा है। सवाल सर राजीव जी का ये है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। दूसरा सवाल है कि जेबीकेएसएस से बीजेपी को कितनी चुनौती मिलेगी। जयराम महतो भी सामने बैठे हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, और हमारे लिए सीएम का चेहरा या विधायक का चेहरा ही कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए महत्व है कि झारखंड की आज जो दुरावस्था है उसको ठीक करने की, और इसीलिए हम सब लोग ये काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी जब चुनाव के मैदानों में जाती है, कहीं चेहरा लेकर के भी जाती है, कहीं बिना चेहरा लेकर के भी जाती है। और ये दोनों ही स्थिति में चुनाव होता है, जनता को फैसला करना होता है कि पार्टी को दोनों ही हालत में साथ भी देते हैं, कभी कभी धोखा भी खाते हैं, तो आकलन होता है। तो इसलिए हमारे लिए वो चेहरा कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। और दूसरी जहां तक बात की जयराम महतो जी की, भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ेगा चुनाव, और लड़ना भी चाहिए, अपनी आजमाइश करने चाहिए। उससे हम अपनी प्रतिद्वंदी इस रूप में हम क्यों माने उसको? अरे हम लोकतंत्र को हमने स्वीकारा है तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे। जनता जिसको पसंद करेगी, जनता जिसके ऊपर भरोसा करेगी, उनको वोट देगी, उनको जिताएगी, उसको फिर हम लोग सब मिल करके उनको हम लोग माला पहना देंगे। दूसरा सवाल जयराम को ही पसंद करेगा तो उनको ही माला पहना देंगे, हम भी उनको पहना देंगे माला। बहुत बहुत शिल्पी जी आप सवाल पूछ लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, और मुझे याद है उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे सभी लोग, अधिकतर यहाँ जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं वो लोग हुआ करते थे, और आप एक इस राज्य के लिए एक कह सकते हैं इसको कि एक हमारा भविष्य थे, और बहुत हम लोग भी सब लोग आपके तरफ एक बहुत टकटकी निगाहों से देखते थे कि बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे नीतियों को आप लाने वाले, और उसमें से एक नीति जो था डोमिसाइल पॉलिसी को, आपने उस आग को छूने का प्रयास किया। इस राज्य के लोग उसके लिए आपको श्रेय भी देते हैं कि एक प्रयास तो किया गया। सर व्यक्तिगत ये पार्टी का सवाल नहीं है, आप जिस पार्टी से आते हैं या मैं जिस पार्टी से आती हूँ, मगर क्योंकि इस राज्य के हम नागरिक हैं और हमारी और आपकी जिम्मेवारी है इस राज्य के प्रति, हम जानना चाहते हैं सर कि व्यक्तिगत रूप से आपका क्या टेक है स्थानीय नीति में, और 1932 के बारे में आप व्यक्तिगत बाबूलाल मरांडी जी क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपने राज्य के बच्चों के प्रति
पहला उनका सोच रहता है कि भाई यहाँ के बच्चों को अवसर मिले। तो बाबूलाल मरांडी उससे बिल्कुल अलग नहीं है। चाहे वो किस प्रकार से हो, कैसे हो, या अलग इशू है। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था, और इसीलिए हमने 1932 तो उसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं था कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वज के नाम दर्ज हो उनको स्थानीय माना जाएगा। इसको हम लोगों ने अंगीकार किया था, इसको हम लोगों ने स्वीकार किया था। बाद में जो भी हुआ, उसके बाद फिर कोर्ट गया, कोर्ट से मामला फिर निरस्त हुआ, तो सबको पता ही है, उस बात को मैंने जाना नहीं चाहता हूँ। आज भी मैं कहूँगा कि झारखंड के बच्चों को 100% कैसे मिले, उसकी मैं जरूर प्रयास करूँगा, उसका मैं रास्ता भी निकालूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि रास्ता निकालने में हम लोग सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड के बच्चों की बहाली का सवाल है, कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। इसको राजनीतिक अखाड़ा कम से कम उस समय भी हम नहीं चाहते थे, लेकिन घटनाएं घट गई, दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन आज भी मैं इस मत के ही हूँ कि भाई यहाँ के बच्चों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% उनका हक बनता है, और उसको हम दिलाएंगे। ये तो आप बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल हक बनता है, लेकिन सवाल तो ये है कि यहाँ के बच्चे हैं कौन, पहले वो तो रिकग्नाइज कर लिए जाएं, क्योंकि बीजेपी सबको पता है 1985 लेकर के आई बीजेपी 1985। क्या बाबूलाल जी जो शिल्पी जी का जो सवाल है उसमें नहीं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ के बच्चे कौन है उन सबको पता है, और इस टेक्नोलॉजी के युग में जी उसको बड़ा आराम से निकाला जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है उसको कोई खोजने में या निकालने में कोई कठिनाई होगी। इसलिए मैंने कहा कि उसको राजनीतिक और कानून की पेचीदगी में ना पढ़ करके हम ऐसी रास्ता हम निकालें जी कि यहाँ के बच्चों को अवसर मिले 100%, और ये हम लोग दिखा देंगे। एक सवाल सामने से दर्शक पूछना चाह रहे हैं। हाँ, परिचय अपना दे दीजिए थोड़ा। मैं अनमोल प्रताप, सुदूर क्षेत्र गोइलकेरा से मैं आता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में सुना तो मैं यहाँ पहुँचा। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2014 के बाद राजनीतिक दल जन मुद्दों से ज़्यादा व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, तो हमारा जो मूल मुद्दा वो गौण हो जाता है। और दूसरा बात है सर, ये जानना चाहता हूँ, आप और सुदेश सर दोनों विशेष राज्य का दर्जा और खनिज नीति, पर्यटन नीति पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते थे, और दोनों एनडीए के ही पार्ट रहे। लेकिन फिलहाल तो आप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दोनों हमेशा रहे। लेकिन अब जब उस पार्टी में और गठबंधन में है, तो इन मुद्दों पे बात नहीं हो के बांग्लादेश की बातें होती है। तो हम लोग को लगता है कि पर्यटन नीति और खनिज नीति के माध्यम से हमारा राज्य के जो जहां तक जाना चाहिए था वो जा नहीं पा रहा है। तो इन पे ठीक है, आपका सवाल आ गया। सर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही, और खास करके विशेष राज्य के दर्जा और पर्यटन नीति, खनिज नीति, इन सब पे आपका जो है जवाब जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा 2-3 चीज़ों तो बढ़िया से हम सब लोग जानते हैं, जैसे माइनर मिनरल है, जो लघु खनिज है, जैसे पत्थर है या फिर बालू है, ये सब तो ग्राम सभा के पास है या स्थानीय निकाय के पास होनी चाहिए। और आज भी मैं मानता हूँ, या शराब वगैरह जो लीकर वगैरह होता है, ये सब भी ग्राम सभा बाकी को बंदोबस्त करने की होती है। और आपने अगर देखा होगा तो मैंने बार बार कहा है कि जब अब पीछे क्या हुआ नहीं हुआ मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है उसकी। जब बीजेपी को अवसर मिलेगा तो मैंने बार बार कहा है कि भाई ये जो पत्थरों की खदानें हैं, गांव के लोगों को मिलेगा, वहीं के रैयतों को मिलेगा, गांव के लोग नहीं तो उस पंचायत के लोगों को मिलेगा सेकेंड प्रायोरिटी, या फिर उस जिला के लोगों को मिलेगा 3rd प्रायोरिटी। लेकिन दिल्ली और मुंबई से आ करके उन सारे खदानों पर, क्योंकि गवर्नमेंट को तो रॉयल्टी मिलता है, टाटा भी काम कराएगी तो वही रॉयल्टी मिलेगी,
और अगर कोई मंगरा उरांव भी काम कराएंगे तो सरकार को वही रॉयल्टी मिलने वाला है, वही सेस मिलने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को ये बार बार कहता भी हूँ। और दूसरी बात मैं ये, जैसे मैंने कहा कि दारू वगैरह भी, अब कहते हैं कि भाई हमारी माँ बहनें हड़िया दारू सड़कों पर बेचती है, लेकिन अंग्रेजी शराब की दुकान के लिए कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया ये भी तो आप हमको कम से कम जितनी ST SC की ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे पेट्रोल पंप मिलता है, गैस एजेंसी मिलता है, आबादी के अनुपात, कम से कम इस दुकानों को तो इन माँ बहनों को दे देना चाहिए, पूंजी भी दे देना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री भी विदाउट गारंटी के 20 लाख रुपया तक के लोन भी दे रहे हैं, तो अपने लोग संचालित कर लेंगे ये सारी चीजें। और उस समय भी जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, बालू को तो हम फ्री कर दिए थे। जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी हाट बाजार थे वहीं के नौजवानों के नाम पर बंदोबस्त करा दिए थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन सरकार को करना होता है, दूसरा तो कोई नहीं करेगा, तीसरा आदमी तो सरकार करेगी उनकी मानसिकता पर। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे हमने कहा कि इसको थोड़ा किसी ने हिम्मत करके ये काम नहीं किया। अगर हिम्मत थोड़ा जुटाते हैं वही लोगों को देना, ताकि लोग हमारे भी लोग बन जाते लाखपति और करोड़पति। तो ये अपने वो देश, जहाँ तक आपने बांग्लादेश की कहा, तो मैं आज कहूँगा निश्चित रूप से झारखंड में डेमोग्राफी बदला, और उसमें से सबसे अधिक ट्राइबल का हुआ, ये नुकसान है। अब अगर पूरे झारखंड का देखेंगे तो 35 या 36% करीब आबादी थी 1951 में, आज 26% है। अगर 2021 में कोरोना के कारण सेंसस नहीं हुआ, सेंसस होगी तो लगता है उसमें भी कमी आएगी। और विधानसभा का या लोकसभा का जो पुनर्गठन नहीं हुआ, अगर पुनर्गठन होता तो फिर हमारे सीटें भी घटेगी। तो हमने कहा कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो सरकार एक आयोग गठित करे, SIT गठित करे और श्वेत पत्र जारी करे कि भाई किन कारणों से घटा है, फिर किन की आबादी कितनी बढ़ी है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर तो आदिवासियों पर पड़ेगा। जो आबादी के अनुपात में लोकसभा में रिजर्वेशन है, विधानसभा में रिजर्वेशन, फिर सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन है, वो सब कम होंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसी प्रकार से आज देखते हैं ना, अगर पशु भी, जानवर भी, यहाँ तक कि गीद की भी कम होती है, तो मैं लोगों से कहता हूँ दुनिया भर के साइंटिस्ट परेशान होते हैं, उस पर रिसर्च होता है कि आबादी क्यों घट रहा है। और यहाँ तो मानव जाति की इतना बड़ा रेस है, उसकी आबादी घट रहा है। संथाल परगना में 44% आबादी था, आज वहाँ 28% आबादी। आ पाएंगे तो इसलिए मैं, हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर हमको जानकारी लेना है कि कैसे आबादी घट गई, कैसे कम हो गया, किसका आबादी बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हम इस पर नहीं विचार करेंगे तो ये दिक्कतें होगी समाज के साथ। हम अन्याय कर रहे, न्याय नहीं कर रहे। एक सर आखिरी सवाल चाहेंगे कि छोटा ही जवाब रहे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर आप फ्रीबीज मोड ऑफ इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि फ्रीबीज मोड ऑफ इलेक्शन मस्ट बी स्टॉप, और आप यहाँ गोगो योजना जैसी बातें करते हैं। फ्रीबीज या ये बोल रहे हैं कि ये जो रेवड़ी कल्चर, मैं समझ गया, आप बैठ जाइए। अच्छा, रेवड़ी का सर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपका आ गया सवाल, बहुत समय कम है ना, सब लोग अभी देखिए गेस्ट लोग बैठे हुए हैं, आपका सवाल आ गया। सर थैंक यू। ये बोल रहे हैं पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना किसी भी प्रदेश में अगर लाती है, कल होकर के हम लोग चुनाव की घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करेंगे जी, तो हम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उन नेताओं से राय विचार करके ही करते हैं। और जहां हमें लगता है कि नहीं ये हमें जरूरी है, इस काम को करना चाहिए, तो उसको हम करते हैं, तो पार्टी करती है उसको। तो हमारा कोई व्यक्तिगत पसंद और नापसंद नहीं होता है, पार्टी का पसंद होता है। पार्टी मिल बैठ करके तय करती है कि हमें क्या करना। चलिए सर, आपका बेहद ही शुक्रिया। कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, लेकिन आपने व्यस्ततम समय से द फॉलो अप कॉन्क्लेव 2024 के लिए वक्त निकाला, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए सर कि नेक्स्ट जनरेशन, अगला सेशन है हमारा, नेक्स्ट जनरेशन रखने का पीछे का मकसद ये है कि झारखंड की राजनीति की जो अगली पीढ़ी है, जो लोग तय करेंगे फ्यूचर झारखंड के आने वाले दिनों में,
उन लोगों का एक पैनल है, उसमें शिल्पी जी हैं, जयराम जी हैं, सूर्या जी हैं और कुणाल सारंगी जी बैठे हुए हैं, आनंद संजय ओझा जी मेहता हैं। अनंत ओझा जी हैं। तो ये सारे लोग सर, ये जो नए पौध, हालांकि हम उम्र ही हैं उनके, लेकिन झारखंड की राजनीति के जो नए चेहरे हैं उन लोगों से अभी बातचीत होगी। और आप आए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है कि नए